नंबर का चैप्टर है। सबसे पहले इसमें हम लोग मीनिंग देखे थे। मीनिंग बहुत सिंपल है, उसको अभी मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ डिमांड में भी दो तरीके का डिमांड था। थर्ड टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। बताओ कितने फैक्टर्स थे इंडिविजुअल डिमांड के? 5 फैक्टर। क्या क्या 5 फैक्टर? सबसे पहला बोलो बोलो, प्राइस ऑफ कमोडिटी। दूसरा फैक्टर इनकम ऑफ कंज्यूमर। तीसरा फैक्टर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। चौथा फैक्टर रिलेटेड कमोडिटीज़। और पांचवा फैक्टर फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। ये 3 था फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। फिर हम लोग अगले पे आए, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। उसमें टोटल 5 फैक्टर्स थे। क्या क्या 5 फैक्टर? सीजन एंड साइज था ना, साइज एंड टाइप ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा क्या था? सीजन एंड वेदर। दो फिर पॉलिसी था। कौन सा दो पॉलिसी? एक क्रेडिट पॉलिसी और एक टैक्सेशन पॉलिसी। और लास्ट वाला क्या था? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे टोटल 5 फैक्टर हो गया। तो इन टोटलिटी में हम लोग 10 फैक्टर देखे। 5 फैक्टर इंडिविजुअल का था और 5 फैक्टर मार्केट का था। अभी ये काम आने वाला है, ये वाले टॉपिक भी। फिर उसके बाद आए लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड दिया कौन है? याद करो, लॉ ऑफ डिमांड कौन दिया है? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल जो है वो फादर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, वही लॉ ऑफ डिमांड दिया है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था? इट स्टेट्स दैट देयर इज कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। बिटवीन किसके बीच में इनवर्स रिलेशन? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट कुछ है, उसको आगे समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आए, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कल यही वाला टॉपिक हम लोग कंप्लीट किए थे, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसके अंदर टोटल 9 एक्सेप्शंस देखे थे। सबसे पहला एक्सेप्शन क्या था? नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। उसके अंदर हम लोग कार एक्सीडेंट, कोरोना काल, सिलेंडर शॉर्टेज, ये सब देखे थे। तो जब शॉर्टेज चलता है, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। एक्सेप्शन मतलब लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता था प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ ऐसा सिचुएशन पढ़ेंगे जहाँ प्राइस भी बढ़ रहा है, साथ में डिमांड भी साथ साथ बढ़ रहा है। तो जब हमारा लॉ फॉलो नहीं होता उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। हिंदी में उसको बोलते हैं अपवाद, मतलब उस चीज़ का उल्टा, जो हम लोग लॉ पढ़े हैं उसका उल्टा। तो नेसेसिटीज़ में ऐसे ही होता है, जब मान लो किसी का कार का एक्सीडेंट हो गया तो ब्लड का जो यूनिट होता है, बॉटल होता है, उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए उसके घर वाले तब भी डिमांड करेंगी। तो इसीलिए प्राइस बढ़ने पे भी इमरजेंसी सिचुएशन में उसका डिमांड होता ही है। सेकेंड क्या था? याद है, वॉर टाइम वाला था, गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स का डेफिनेशन कौन दिए हैं? रॉबर्ट गिफिन। रॉबर्ट गिफिन करके सर थे, वो गिफिन गुड्स का डेफिनेशन दिए हैं। गिफिन गुड्स वो वॉर टाइम का गुड्स था। तो खाने के लिए जनरली यूएस में 3 चीज़ ही खाते थे, या तो ब्रेड, या तो चिकन, या तो वाइन। लेकिन बाद में जब वाइन और चिकन उनके अफोर्डेबिलिटी से बाहर चले गया, ब्रेड का प्राइस तो तब भी बढ़ा था, 10 रुपये का ब्रेड 20 रुपये हुआ था, प्राइस बढ़ा था, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था खाने के लिए। तो प्राइस बढ़ने पे डिमांड भी क्या हुआ? ब्रेड का बढ़ गया। तो ये एक दूसरा एक्सेप्शन है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स भी थोड़ा इन्फीरियर गुड्स का ही क्वालिटी होता है, चीप गुड्स उसी का ही टाइप होता है। फिर उसके बाद हम लोग आए तीसरा एक्सेप्शन। तीसरा क्या था? इग्नोरेंस ऑफ, याद है, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। इसमें हम लोग 2 कंज्यूमर देखे थे, एक वो जिसको मार्केट का नॉलेज है और एक वो जिसको मार्केट का नॉलेज नहीं है। तो बताओ प्राइस के बढ़ने पे किसको फ़र्क पड़ेगा, किसका डिमांड कम हो जाएगा? जिसको नॉलेज है या जो इग्नोरेंट है? जिसको नॉलेज है वो क्या करेगा? अगर प्याज, आलू या वाटरमेलन कुछ भी है, उसका प्राइस बढ़ेगा, वो डिमांड कम कर देगा। लेकिन जो इग्नोरेंट है, उस बंदे को तो पता ही नहीं था प्राइस कितना है, तो इसीलिए उसको जितना भी लाने बोलेंगे, 5 किलो लाने बोलेंगे तो पूरा 5 किलो लेके जाएगा। तो प्राइस बढ़ने पे भी उसका डिमांड कम नहीं हुआ, उसका डिमांड तब भी बढ़ा। तो ये हो गया तीसरा सिचुएशन। चौथा क्या था? याद करो याद करो, चौथा डी से था, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब जब ईगो में आ जाता है। तो जब कोई ईगो में बात ले लेता है तो प्राइस, मान लो ये सेम ड्रेस पहने, ये ब्लैक ड्रेस पहने, इसको भी सेम ड्रेस चाहिए, लेकिन अगर वो बात ईगो में आ गया है तो उसको परचेस करके ही रहेंगे। भले वो मार्केट में गए, 5,000 रुपये का ड्रेस 10,000 में मिलना चालू हो गया, लेकिन जो सेकंड वाले पर्सन है वो परचेस करके रहेंगे, प्राइस कितना भी बढ़ जाए। तो यहाँ प्राइस बढ़ा, साथ में डिमांड भी बढ़ा, क्योंकि ईगो में आ चुका था बात। फिर उसके बाद फिफ्थ हेडिंग क्या था? वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स को और कौन सा नाम से जानते हैं? हाँ, टीवी वेबलन। हाँ, टीवी वेबलन सर ये डेफिनेशन दिए हैं। वेबलन गुड्स का और क्या नाम है? वो किसके लिए यूज़ करते हैं? स्टेटस। लोग अपना स्टेटस, रेप्यूटेशन और उसको ओहदे को बढ़ाने के लिए वेबलन गुड्स यूज़ करते हैं। तो वेबलन गुड्स में क्या है, जैसे डायमंड का रिंग हो गया, वो 1 करोड़ का मिल रहा था, अब उसका प्राइस बढ़ गया है, वो 1 करोड़ से बढ़कर 1.5 करोड़ का हो गया है। तो बताओ क्या लोग उसको खरीदना बंद कर देंगे? नहीं, जो 1 करोड़ अफोर्ड कर सकता है वो 1.5 करोड़ भी अफोर्ड कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ प्राइस भी बढ़ा, साथ में डिमांड भी बढ़ा। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। और इनको लोग खरीदते ही इसलिए क्योंकि ये महंगे हैं, अगर ये सस्ते रहेंगे तो लोग खरीदेंगे भी नहीं। फिर उसके बाद अगला, ये कितना हो गया? 5वां हेडिंग। 6th हेडिंग क्या था? याद करो, स्पेक्यूलेटिव गुड्स। उसको अभी हम लोग नहीं किए स्पेक्यूलेटिव गुड्स को। फिर 7th क्या था?
फैशन रिलेटेड गुड्स, फैशन रिलेटेड गुड्स मतलब जिस बंदे को फैशन में रहना पसंद है वो ये नहीं देखता है प्राइस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, प्राइस बढ़ने पे भी वो नया नया सामान खरीद के अपना डिमांड को फुलफिल करता है, तो हो गया फैशन रिलेटेड गुड्स। 8 क्या था, एच से था हैबिट फॉर्मिंग गुड्स। अगर कोई ऐसा गुड्स है जिसमें हैबिट लत लग गया है, तो बंदे को लत लग जाने के बाद वो फिर पैसा नहीं देखता। अगर शराब या दारू का बॉटल है, उसका प्राइस पहले 700 रुपये था, अब 700 से बढ़ के 1000 रुपये हो गया है, क्या वो पीना बंद कर देगा? नहीं, वो तो तब भी पिएगा, प्राइस बढ़ने पे डिमांड भी बढ़ गया, तो ये हो गया एक्सेप्शन। और उसके बाद एक और पढ़े थे लो प्राइस गुड्स, जिनका ऑलरेडी प्राइस बहुत कम है, जैसे सॉल्ट हो गया, नमक का पैकेट 15, 16, 30 रुपये का आता है, अब अगर 30 रुपये से बढ़ के वो 31 का हो गया तो लोग उसको खरीदना बंद नहीं कर देंगे, क्योंकि बहुत स्मॉल चेंज है तो लोग तब भी परचेज़ करेंगे। धागा हो गया, धागा 5 रुपये का आता है, बढ़ के 7 रुपये हो गया तो लोग ऐसा थोड़ा ना खरीदना बंद कर देंगे, 2 ही रुपये का फ़र्क है। तो जिन गुड्स का प्राइस ऑलरेडी बहुत लो है, उनका प्राइस अगर बढ़ भी जाता है तो लोग को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अब अगले टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं, हेडिंग डालो अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। 6th हेडिंग डाल दो अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कल बस एक ही हेडिंग कंप्लीट किए थे, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ये होता क्या, एरो करके लिखो। अजम्पशन का मतलब कुछ बातों को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ बातों को फॉलो करना पड़ेगा तभी लॉ ऑफ डिमांड करेक्ट होगा, कुछ बातों को फॉलो करना पड़ेगा तभी लॉ ऑफ डिमांड करेक्ट होगा। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इसका मतलब क्या है, हम कुछ बातों को बाय डिफ़ॉल्ट अज्यूम करके चलेंगे कि ऐसा तो हो ही रहा होगा, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होगा। कुछ बातों को फॉलो करना पड़ेगा तभी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होगा। जैसे मान लो हम चल रहे हैं रास्ते में, कोई आगे एक सामने व्यक्ति मिला, हम उससे खड़े होकर बात करें तो हम उसके बारे में कुछ कुछ पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि उसका नीयत अच्छा है या नहीं, वो अच्छे से हमसे बात कर रहा है कि नहीं, अंदर ही अंदर वो हमारे बारे में कुछ बुरा तो नहीं सोच रहा है, तो हम बहुत कुछ पहले से अज्यूम करके चलते हैं किसी से भी बात करते हैं। तो वैसे ही ठीक जब हम लोग अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जो लॉ ऑफ डिमांड था, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि ये कब करेक्ट होगा, ये हम क्या क्या बात मान के चलेंगे तब ये चीज़ फॉलो होगा। तो इसको समझना पड़ेगा पहले। तो इसके ऐसे 2 ब्रांचेस निकालो लॉ ऑफ डिमांड के। एक लिखो सेट्रस पैरेबस, ये कोई कीड़े का नाम नहीं है, इसको समझेंगे क्या है। एक है सेट्रस पैरेबस और दूसरा है मैन इज़ रैशनल। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में 2 फैक्टर्स है, एक है सेट्रस पैरेबस और एक मैन इज़ रैशनल। हाँ वो ना लास्ट बैच में मैं पहले करा दिया था, कल वाले लेक्चर में पहले था ना, हाँ वही है, फिर उसमें दोबारा नोटिंग का ज़रूरत नहीं है। वो जो मैं लेक्चर भेजा था ना वो लास्ट बैच का था, तो उसमें मैं पहले ये कराया, अब बाद में एक्सेप्शन होगा ना उसमें। हाँ ठीक है, तो सेम टॉपिक है। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, सेट्रस पैरेबस और दूसरा है मैन इज़ रैशनल। अब इसको एक बार समझते हैं कि सेट्रस पैरेबस क्या है और मैन इज़ रैशनल क्या है। मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। मान लो ये तुम हो और तुम्हारे पास रखा हुआ है 60 रुपये, पैसा अभी और चेंज नहीं हो रहा है, पैसा बस 60 रुपये ही रखा हुआ है, और घर वाले बोले हैं कि जाओ प्याज लेके आ जाओ। प्याज का अज्यूम कर लेते हैं, जो प्याज का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 20 रुपये, पहले 10 रुपये चल रहा था, मान लो पहले 10 रुपये प्राइस चल रहा था प्याज का, और हमारे पास रखा है 60 रुपये। तो बताओ कितना क्वांटिटी ख़रीद पाएंगे हम लोग? अगर 10 रुपये किलो है और हमारे पास 60 रुपये रखा है तो हम कितना किलो ख़रीद पाएंगे? 6 किलो। तो हम यहाँ पे पहली बार में 6 किलो आग परचेज़ करके ला लिए। अब क्या हुआ, जब दूसरी बार परचेज़ करने गए तो इसका प्राइस बढ़ गया, प्राइस मान लो 20 रुपये हो गया। जो अब तक प्याज 10 रुपये किलो के भाव में मिल रहा था, अब वो 20 रुपये किलो में मिल रहा है, और हमारे पास रखा अभी भी 60 रुपये है। तो बताओ अब हम कितना ख़रीद पाएंगे? 3 किलो। क्या ये सबको क्लियर है? जब हमारे पास 10 रुपये था तो हम कितना किलो ख़रीद पा रहे थे? सॉरी, हमारे पास तो 60 रुपये था, लेकिन प्राइस जो प्याज का था वो 10 रुपये चल रहा था, तो हम 6 किलो ख़रीद पा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, प्राइस महंगा हो गया, हमारे पास 60 रुपये रखा है, लेकिन प्राइस अब प्याज का महंगा हो गया, 20 रुपये हो गया, तो हमें ना चाहते हुए भी 3 किलो ही ख़रीदना पड़ा। अच्छा, हम 6 किलो क्यों नहीं ख़रीद पाए?
उसका तो प्राइस बढ़ा, लेकिन हमारे पास क्या नुकसान था, हम 6 किलो क्यों नहीं खरीद पाए? प्राइस, ये इनकम जो था वो तो लिमिटेड था ना, वो 60 रुपये था, इनकम हमारा नहीं बढ़ रहा है, जो घर वाले पैसा दे के भेजे हैं वो 60 रुपये ही दे के भेजे हैं। तो इसका हम लोग कंक्लूजन क्या बना सकते हैं, जब प्राइस कम था तो हम ज़्यादा खरीद पा रहे थे, 6 किलो खरीद रहे थे, लेकिन जैसे ही प्राइस हमारा बढ़ गया तो अब हम कम खरीद रहे हैं। ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड। अब देखो, अगर मैं ये वाला चेंज कर दूं, अभी के लिए मान के चलो ये जो 60 रुपये है, घर वाले पैसा ज़्यादा दे दिए, इस बार 120 रुपये दे दिए। अब बताओ 20 रुपये किलो चल रहा है आलू का, आलू नहीं प्याज का, और हमारे घर वाले 120 रुपये दे दिए। अब हम 3 किलो खरीदेंगे या ज़्यादा खरीद पाएंगे? ज़्यादा। बताओ कितना खरीद पाएंगे? 120 अपॉन 20 कितना आएगा ये? 6 किलो। तो हम इसको अब 6 किलो परचेज़ कर पाएंगे, 6 किलो। तो अब देखो, पहले हम 6 किलो खरीदते थे, अभी भी हम कितना किलो खरीद पा रहे हैं? 6 किलो। ऐसा क्यों हुआ कि अभी भी हम 6 किलो खरीद पाए? क्योंकि हमारे पास इनकम बढ़ गया। पहले घर वाले कितना रुपए दे के भेजे थे? 60 रुपये, तो हम बस 3 किलो ही खरीद पा रहे थे, लेकिन जैसे ही घर वाले 120 रुपये दे दिए तो प्राइस भी बढ़ा। लेकिन बताओ क्या हमारा डिमांड कम हुआ सेकंड वाले केस में? नहीं, हम तो फिर भी 6 किलो खरीद पा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा डिमांड भी बढ़ गया। तो अब मेरा क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास इनकम चेंज हुआ या इनकम सेम था? इनकम चेंज हो गया। हमारे पास जो पैसा था, अगर वो पैसा अभी भी 60 रुपये रहता तो हम 3 ही किलो एट मैक्स खरीद पाते। हम ज़्यादा इसलिए खरीद पाए क्योंकि हमारे घर वाले हमें इनकम और ज़्यादा दे दिए। तो बताओ, अगर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करना है, लॉ ऑफ डिमांड अगर फॉलो करना है तो इनकम को सेम रखना है या इनकम में चेंज आना है? सोच के बताओ, सोच के। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था? प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होना चाहिए। अगर हमारे पास, हमारे घर वाले हमारा इनकम बढ़ा दिए, 60 रुपये से 120 कर दिए, तो क्या ये हुआ था प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम? नहीं, तुम्हें क्लिक नहीं किया। मैं एक बार और बता रहा हूँ, वापस से सुनो। ये एग्जांपल भूल जाओ, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मान लो ये तुम हो, इसको मैं 2 केस ले रहा हूँ। पहला केस मान लो घर वाले 60 रुपये दिए हैं, ये हो गया पहला केस। एट मैक्स तुम्हारे पास जो इनकम है, ये इनकम है, तो इनकम पहला केस में 60 रुपये घर वाले दिए हैं, और दूसरे केस में घर वाले 120 रुपये दिए हैं। ठीक है, टमाटर या जो भी आलू प्याज जो भी है उसका रेट 10 रुपये चल रहा था। अब मैं फर्स्ट केस में पूछ रहा हूँ, अगर 10 रुपये प्याज चल रहा है तो तुम कितना किलो खरीद पाओगे? अगर 60 रुपये है तो 6 किलो, तो तुम एट मैक्स 6 किलो ही खरीद पाओगे। अब प्राइस महंगा हो गया, ये हो गया 20 रुपये, और अभी भी मान लो तुम्हारे पास 60 रुपये ही रखा है, तो अब 60 रुपये रखा है और 1 किलो प्याज 20 रुपये में मिल रहा है। अब कितना किलो खरीद पाओगे? 3 किलो। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे ही प्राइस बढ़ा हमारा डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि हमारे पास इनकम सेम था या चेंज हो गया था? सेम था। अगर चेंज हो गया, मान लो अब हम लोग दूसरा केस ले लेते हैं। अब हमारे पास 120 रुपये, 60 रुपये नहीं है, अब हमारे पास 120 रुपये, और मार्केट में 20 रुपये किलो चल रहा है प्याज का। हमारे पास कितना रुपये रखा हुआ है अब? 120। बताओ कितना किलो खरीदेंगे? 6 किलो। तो क्या ये वाले केस में, जिसको मैं यहाँ पिंक कलर से नोट कर रहा हूँ, क्या ये वाले केस में प्राइस के बढ़ने पे हमारा डिमांड कम हुआ क्या? नहीं, यहाँ पे हमारा डिमांड कम नहीं हुआ। हम पहले भी 6 किलो खरीद रहे थे, अभी भी 6 किलो खरीद रहे हैं। क्या यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो पाया? नहीं। ये क्यों नहीं फॉलो हुआ? रीज़न क्या है? इनकम बढ़ गया। पहले हमारे पास इनकम कितना था? 60, तो जैसे ही 60 रुपये था तो हम एट मैक्स बस 3 किलो खरीद पा रहे थे, लेकिन जैसे ही घर वाले 120 रुपये दे दिए तो हम अब 6 किलो खरीद पा रहे हैं। तो बताओ, अगर मेरे को लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करवाना है तो मेरा इनकम सेम होना चाहिए या मेरा इनकम चेंज होना चाहिए? सेम होना चाहिए, समझे? सेम होगा तभी मैं 3 किलो खरीदूंगा। अगर घर वाले और पैसा दे दिए तो मैं तो फिर 6 किलो खरीद के लाऊंगा, तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो ही नहीं होगा। तो इसीलिए हम मान के चलते हैं, ये हमारा अजम्पशन होता है कि हम इनकम को कांस्टेंट रख रहे हैं, इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इनकम पहले भी 60 रुपये था, और अब प्राइस बढ़ने के बाद भी जब 20 रुपये प्याज हो गया तब भी हमारे पास इनकम 60 रुपये। अगर हम इनकम को बढ़ा देंगे, क्या हमारा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो पाएगा? नहीं, क्योंकि हम 20 रुपये में भी कितना किलो खरीदेंगे? 6 किलो। क्या ये क्लियर है? अब एक बार ना वो फैक्टर्स याद करते हैं जो हम लोग सेकंड और थर्ड और फोर्थ टॉपिक में पढ़े थे। सबसे पहला फैक्टर बताओ क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी। दूसरा फैक्टर क्या था? इनकम ऑफ कंज्यूमर। तीसरा फैक्टर क्या था? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। चौथा फैक्टर क्या था? रिलेटेड कमोडिटीज़। पांचवा फैक्टर फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। अब इसी में कंटिन्यूएशन करते हैं। सिक्स्थ वाला फैक्टर साइज एंड टाइप ऑफ पॉपुलेशन, मार्केट का भी जोड़ दो इसी में। सेवेंथ फैक्टर याद करो, सीजन एंड वेदर। एट्थ फैक्टर क्या था? क्रेडिट पॉलिसी। नाइन्थ फैक्टर टैक्सेशन पॉलिसी, और लास्ट 10th फैक्टर
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये टोटल हम लोग 10 फैक्टर पढ़े थे, इंडिविजुअल और मार्केट दोनों मिला के। तो जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं ना, हम ये मानते हैं कि बस प्राइस चेंज हो रहा है। पहले प्याज का कीमत कितना था, 10 रुपये, अब प्राइस का कीमत कितना हो गया, 20 रुपये। मैं प्राइस बोल रहा हूँ, प्याज का कीमत पहले कितना रुपए में खरीद रहे थे, 10 रुपये में, अब कितना रुपए का प्राइस हो गया प्याज का, 20 रुपये। तो हम ये मान के चलते हैं कि बस प्राइस चेंज हो रहा है, बाकी जो इनकम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, रिलेटेड कमोडिटी, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, सीजन एंड वेदर, ये सब चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि हम लोग, मैं अभी एक एग्जांपल लेके भी बताया था, ये इनकम वाला याद है, इनकम वाला बताया था। पहले हमारे पास कितना रुपए था, 60 रुपये, बाद में कितना रुपए हो गया, 120 रुपये। जैसे ही हमारा इनकम बढ़ा था, क्या हमारा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो पाया था, याद करो, जैसे ही हमारा इनकम बढ़ गया था, क्या हमारा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हुआ था, नहीं। तो इसीलिए हम बाकी सबको क्या मानते हैं, चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। बस चेंज किस में हो रहा है, प्राइस में। क्या ये क्लियर है? बस इसी को बोलते हैं सेट्रस पैरेबस। जो मैं यहाँ इतना लंबा चौड़ा बताया ना, वो इसी के लिए बताया क्योंकि यहाँ हम लोग लिख रहे थे सेट्रस पैरेबस। सेट्रस पैरेबस बोलता है, बताओ टोटल कितना फैक्टर था इंडिविजुअल प्लस मार्केट मिलाकर, 10 फैक्टर। 10 में से बस चेंज किस में हो रहा है, एक में, वो भी क्या नाम है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। बाकी जो बचा 9 फैक्टर, क्या उसमें हम चेंज हो रहा है ऐसा मान रहे हैं क्या, नहीं। क्योंकि जहां हम माने चेंज हो रहा है, वहां हमारा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो पाएगा। बस उसी को थोड़ा टेक्निकल नाम देते हैं, सेट्रस पैरेबस। तो अब इसको नोट करते हैं, लिखो सेट्रस पैरेबस। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग मतलब वो 9 चीज़, इनकम ऑफ कंज्यूमर से लेके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन तक जो बाकी पूरा 9 चीज़ है, उसको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट एंड देयर इज ओनली चेंज इन प्राइजेस, एंड देयर इज ओनली चेंज इन प्राइजेस। इसका एक एग्जाम्पल भी बना लो तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। एग्जाम्पल, पहले वाले केस में घर वाले 50 रुपये दिए, पहले 10 रुपये किलो प्याज मिल रहा था तो हम 5 किलो खरीद के लाए। बाद में जैसे ही 25 रुपये किलो हो गया, हमारे पास तो 50 रुपये ही है, तो हम बस 2 किलो खरीद के लाए। तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड करेक्ट हुआ। इधर अगर तुम लोग देखोगे तो जैसे ही प्राइस बढ़ा, हम प्याज का डिमांड कम कर दिए। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि हमारे पास 50 रुपये ही एट मैक्स रखा हुआ था, इसके अलावा और कुछ पैसा नहीं था। लेकिन अगर उसी की जगह घर वाले 200 रुपये दे दे और 25 रुपये का प्याज चल रहा है, तो हम 8 किलो खरीद के लाएंगे। तो यहाँ तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो ही नहीं हो पाया। जैसे ही हमारा इनकम बढ़ा, हम डिमांड भी बढ़ा दिए, तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो पाया। तो हम ये मान के चलेंगे कि इनकम नहीं बढ़ रहा है, इनकम बिल्कुल कांस्टेंट है, तभी लॉ ऑफ डिमांड करेक्ट होगा। जैसे ऊपर वाले केस में देखो, लाइन बनाया हो जहाँ, उसके ऊपर पहले 10 रुपये था तो हम 5 किलो खरीद रहे थे, प्राइस कम था, हम ज़्यादा खरीद रहे थे। जैसे ही 25 रुपये हुआ, हम बस 2 किलो खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कितना रुपये, 50 रुपये, तो बस 2 ही किलो खरीद पाएंगे। तो ये लॉ ऑफ डिमांड करेक्ट है। लेकिन अगर उसके जगह हमारे घर वाले 200 रुपये दे के भेज दिए और 25 रुपये किलो चल रहा है, तो हम 8 किलो खरीद के लाएंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो ही नहीं हो पाया, प्राइस बढ़ा, हम डिमांड और बढ़ा दिए। तो लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या मानते हैं, इनकम कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है, इनकम कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? सोचो, इनकम 50 रुपये कांस्टेंट, लेकिन प्राइस क्या हो रहा है, चेंज। ये याद रखना है, बस प्राइस चेंज हो रहा है, बाकी जो वो 9 फैक्टर है ना, वो पूरा का पूरा कांस्टेंट है। इसको ऐसा लिख भी लो, नहीं तो तुम लोग भूल जाओगे। एक बार पूरा फैक्टर्स को ऐसे शॉर्ट में लिखो, प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ऐसे ही बस शॉर्ट में। तीसरा प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर। तीसरा क्या था, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। चौथा रिलेटेड कमोडिटीज़। पांचवा फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, इसी के कंटिन्यूएशन में मार्केट भी जोड़ दो। साइज एंड टाइप ऑफ पॉपुलेशन। 7 सीज़न एंड वेदर। बिल्कुल ये दिमाग में याद होना चाहिए, हम लोग इतना डिटेल में समझे हैं। फिर उसके बाद 2 पॉलिसी था, एक क्रेडिट पॉलिसी और एक टैक्सेशन पॉलिसी, और लास्ट 10th था इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल 10 फैक्टर था। अब इसमें जो नीचे के 9 फैक्टर है ना, उसको बॉक्स में डाल दो। बताओ ये 9 फैक्टर में चेंज हो रहा है या ये कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। इसमें अगर हम चेंज किए तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड गलत साबित हो जाएगा। मैं एक फैक्टर को लेके एग्जांपल समझाया अभी, तो इसको हम मानेंगे कि ये कांस्टेंट है।
कांस्टेंट का मतलब हो रहा है कि इसमें कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। इकोनॉमिक्स में चेंज को ऐसे भी लिखते हैं नो चेंज करके। ये केमिस्ट्री वाला हीट नहीं है, इसको हम लोग नो चेंज को ऐसा ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ किस में हो रहा है? फर्स्ट प्राइस में, बस इसी में चेंज हो रहा है। प्राइस ओनली चेंजेस। बस प्राइस चेंज हो रहा है, बाकी सब एज इट इज़ है। बाकी जो 9 फैक्टर है उसमें मैं एक एग्जांपल भी लिया था इनकम ऑफ कंज्यूमर में। जैसे ही हमारा इनकम बढ़ा, हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो गलत साबित हो जाएगा। प्राइस ओनली चेंजेस, बाकी जो ऑल 9 फैक्टर्स है वो कांस्टेंट है। ये हो गया पहला अजम्पशन। अब दूसरे अजम्पशन पे आते हैं। हेडिंग लिखो, मैन इज़ रैशनल। मैन इज़ रैशनल। इकोनॉमिक्स में कई जगह आएगा रैशनल रैशनल करके, तो रैशनल का मतलब ऊपर लिख लो समझदार इंसान। समझदार इंसान को रैशनल बोला जाता है। कोई ना समझ है तो उसको इररैशनल बोला जाएगा। इकोनॉमिक्स के हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आएगा पर्सन इज़ रैशनल, कंज्यूमर इज़ रैशनल। तो रैशनल का मतलब समझदार व्यक्ति। मैन इज़ रैशनल, इंसान को समझदार होना है। अच्छा, यहाँ बस मैन क्यों लिखा है, वुमेन क्यों नहीं लिखा है? क्या वुमेन लोग समझदार नहीं होते हैं? तो फिर यहाँ ऐसा क्यों लिखा है मैन इज़ रैशनल? यहाँ ऐसा बोलना चाहिए ना मैन एंड वुमेन इज़ रैशनल। ये तो गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पुरुष प्रधान देश के बारे में इशारा कर रहा है कि वहाँ फीमेल को अटेंशन नहीं दिया जा रहा। तो तुम क्या बोलते हो, मैन को ही रैशनल होना है, समझदार होना है, फीमेल यहाँ क्यों नहीं लिखा है, वुमेन क्यों नहीं लिखा है? करेक्ट, मैन के अंदर वुमेन होता है। कानून में ना कई जगह ऐसा, जब तुम लोग एक्ट में पढ़ोगे ना आगे जाके लॉ वगैरह, तो लॉ में लिखा है अगर ये वाला, मान लो कोई किसी का मर्डर कर दिया, तो कानून IPC करके एक होता है, इंडियन पीनल कोड, तो वहाँ पे ऐसा लिखा है ही शाल बी लाइबल विद 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल। तो लिखा है ही शाल बी लाइबल विद 3 years। तो अगर कोई फीमेल मर्डर करी है, क्या उसका जेल नहीं होगा? होगा जेल। तो जहाँ ही रहता है ना, ही इंक्लूड शी, मतलब आदमियों के अंदर औरत छुपी होती है। ये लॉ के भाषा में एक्चुअल में नहीं होती। तो ही इंक्लूड शी। तो कानून में कई जगह ऐसा लिखा है ही शाल बी लाइबल फॉर 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 2 लाख फाइन, ऐसा ऐसा करके। तो ही इंक्लूड शी। तो जब हम लोग यहाँ पे मैन पढ़ते हैं तो मैन में वुमेन भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो अलग से हम लोग को दिखाना नहीं रहता है मैन वुमेन ऐसा करके। ठीक है, तो मैन इज़ रैशनल। रैशनल का मतलब मैं बता दिया, समझदार इंसान। अब ऐसा क्यों? तो देख लो, मान लेते हैं एक वाइन का बॉटल है और वाइन का बॉटल 500 रुपये में आता है। वही हैबिट फॉर्मिंग गुड्स जैसे ही है। अब मान लो वाइन का बॉटल का प्राइस बढ़ गया, 500 से वो 1000 रुपये हो गया। अब बताओ, जो इररैशनल व्यक्ति है, इररैशनल मतलब जो समझदार नहीं है, जो जिसको लत लग गया है, जिसको बिल्कुल हैबिट हो गया है, अगर प्राइस बढ़ गया है 500 रुपये से, दारू का या वाइन का प्राइस बढ़कर 1000 रुपये हो गया है, मतलब प्राइस बढ़ गया है। जो बताओ समझदार व्यक्ति है, ध्यान से सुनना, जो समझदार व्यक्ति है वो पीना कम कर देगा या पहले ही जितना पिएगा? पीना कम कर देगा। तो वो अपना डिमांड को कम कर देगा। पहले मान लो हफ्ते में वो 4 बॉटल खरीदता था, तो अब बस वो 2 बॉटल खरीदेगा। क्यों वो 2 बॉटल खरीदेगा? बोलो बोलो, वो 2 बॉटल क्यों खरीदेगा? क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है। पहले कितना रुपए में बॉटल मिलता था? 500। अब एक बॉटल कितने में मिल रहा है? 1000 रुपये में। तो जैसे ही कोई समझदार व्यक्ति है वो क्या करता है, वो बोलता है अच्छा प्राइस बढ़ गया है, एक काम करता हूँ मैं वाइन पीना कम कर देता हूँ। तो वाइन पीना धीरे धीरे कम कर देगा। लेकिन मान लो जो निकम्मा, एकदम नाकारा व्यक्ति है, ऐसे ही कहीं पे भी टुन्नों के पड़ा रहता है, ऐसे लगे हुए रहता है, उसको बताओ प्राइस के बढ़ने से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं। प्राइस कितना भी बढ़ जाए, वो तो डिमांड पहले जितना बॉटल खरीदता था अभी भी उतना ही खरीदेगा। कोई बर्थडे उड्डे हो गया, शादी उदी हो गया, तो और डबल टिबल खरीद लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, साथ में डिमांड भी बढ़ रहा है। क्या यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है? नहीं। तो बताओ इंसान को समझदार होना है या निकम्मा होना है? समझदार। जो समझदार होगा वही लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर पाएगा, और जो निकम्मा होगा वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं कर पाएगा। के अंदर लिखा नहीं है क्या? ठीक है, इसमें पॉइंट लिख लो। मैन शुड बी रैशनल, मैन शुड बी रैशनल, दैट मीन्स when price of commodity increases, when price of commodity increases,
द डिमांड फॉर दैट commodity should decreases. Man should be rational. That means when price of commodity increases, the demand for that commodity should decreases. मतलब इंसान को इतना समझदार होना है कि जहाँ प्राइस बढ़ गया वो पहले जितना नहीं खरीदेगा, वो कम खरीद के आएगा. जैसे मान लो हमारे पेरेंट्स हो गए, मार्केट में अगर वो कुछ खरीदने गए हैं और पहले वो ज़्यादा दाम में आ रहा है, अब वो कम दाम में आएगा, तो अब वो ज़्यादा खरीद के आएंगे. मान लो जैसे एग्जांपल, जो मूंगफली होता है अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा रेट में मिलेगा. अगर तुम 1 किलो मूंगफली खरीदने जाओगे तो वो मान लो 100 रुपये में मिलेगा, लेकिन आज से 1 महीने बाद तुम लोग उसको खरीदने जाओगे तो 50 रुपये में मिलेगा. तो अगर अभी घर वाले मूंगफली लाएंगे ना तो बहुत कम खरीद के लाएंगे, वो बोलेंगे ज़्यादा महंगा मिल रहा है तो इसीलिए कम खरीद के लाएंगे. लेकिन जैसे ही वो 50 रुपये हो जाएगा तो 1 किलो खरीद के ला लेंगे. तो वही पॉइंट है कि इंसान जो है वो रैशनल होना है. रैशनल मतलब समझदार. समझदार व्यक्ति ही लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर पाता है. जो ना समझ नाकारा होता है वो फॉलो नहीं कर पाता. तो बताओ लॉ ऑफ डिमांड के टोटल कितने अजम्पशंस है? 2 अजम्पशन. पहला अजम्पशन क्या था? एक कीड़े का नाम था, क्या था वो? सेट्रस पैरेबस. सेट्रस पैरेबस का मतलब चेंज सिर्फ किस में हो रहा है? प्राइस में. बाकी जो 9 फैक्टर है उसमें चेंज हो रहा है या वो कांस्टेंट है? कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा. ये हो गया पहला, सेट्रस पैरेबस, मतलब बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, बस प्राइस चेंज हो रहा है. और दूसरा क्या था? मैन इज़ रैशनल, मतलब इंसान को ना समझ होना है या समझदार होना है? समझदार. तभी वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर पाएगा. ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक रहता है, बहुत बाउंसर जाता है टॉपिक, इसीलिए मैं इसको थोड़ा टाइम लगा के समझाया हूँ. अब हम लोग अगले पे आते हैं. ये अपना 5th टॉपिक को भी टिक कर लेना, 6th भी टिक हो गया. अब एक 7th बचा है, 8th बचा है, 9th और 11th 12th. 5 हेडिंग बाकी है बस. 5th लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट हो गया ना. अल्फ्रेड मार्शल लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. अच्छा, एक बार लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग में आओ, जहाँ तुम लोग मीनिंग लिखाए हो. अब वो मीनिंग तुम लोग को समझ आ जाएगा जो हम लोग पॉइंट छोड़े थे उसमें. देखो, जहाँ हम लोग लॉ ऑफ डिमांड लिखे थे वो ऐसा था मीनिंग, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? ये वाला जो मीनिंग लिखा है, बोल रहा है इन्वर्स रिलेशन है. इन्वर्स मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या अलग अलग? अलग अलग. किसके बीच में? प्राइस और डिमांड. इसमें मैं एक और लिखाया था, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट. क्या आप समझ आए अदर फैक्टर मतलब क्या? वो 9 फैक्टर, वो 9 फैक्टर को हम मानते हैं कांस्टेंट, कि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है. तो ऐसा जहाँ अदर फैक्टर लिखे हो ना, एरो करके लिख लो. अदर फैक्टर कांस्टेंट में एरो करके लिखो. अदर 9 फैक्टर्स, अदर 9 फैक्टर्स. जहाँ मीनिंग लिखे हो ना, मीनिंग ऑफ डिमांड. नहीं मिला क्या? नहीं, बाद में होगा. इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बाद. चला गया हम. हाँ, ये लॉ ऑफ डिमांड अल्फ्रेड मार्शल. तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट लास्ट में. इसी में होगा ना. हाँ, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट. तो उसको अंडरलाइन करके, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट मतलब अदर 9 फैक्टर. बाकी जो 9 फैक्टर है ना, उसको हम मानते हैं कि उसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है. अभी हम लोग डिटेल में समझे भी, बस प्राइस में चेंज हो रहा है, बाकी सारे 9 फैक्टर कांस्टेंट है. तो मैं वहाँ तब बताता तो समझ नहीं आता. अभी ये वाले टॉपिक से कनेक्टेड था वो. लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट. तो हम मान रहे हैं कि बाकी जो 9 फैक्टर है, सेकंड से लेके 10 तक का, वो पूरा का पूरा कांस्टेंट है. बस वो फर्स्ट वाला जो था प्राइस ऑफ कमोडिटी, उसी में चेंज आ रहा है. ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया. अब हम लोग इंडेक्स पे वापस आते हैं. ये 4th टॉपिक भी हो गया, 5th भी हो गया, 6th भी हो गया. अब अगला हेडिंग डालो 7th, डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल 7th टॉपिक, डिमांड शेड्यूल. इसके 2 ब्रांचेस बनाओ. इसके नीचे ऐसे डब्बा भी बनाना है, तो उस हिसाब से जगह देखकर. डिमांड शेड्यूल, इसके 2 ब्रांचेस, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक मार्केट डिमांड शेड्यूल. एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक मार्केट डिमांड शेड्यूल.
ठीक है। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब क्या है? जो हम लोग इंडिविजुअल डिमांड पढ़े थे ना, उसी को हम लोग ऐसे बॉक्स में उतार रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था? अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसका क्वांटिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही बना लो, पहले 1 रुपये का चॉकलेट मिल रहा था तो हम 100 क्वांटिटी खरीद रहे थे। जब 1 रुपये का चॉकलेट था तो हम 100 चॉकलेट खरीद रहे थे। जैसे ही 2 रुपये का चॉकलेट हुआ हम 80 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। फिर 3 रुपये का हुआ तो 60 खरीद रहे हैं। 4 रुपये का चॉकलेट हुआ 40 खरीद रहे हैं। 5 रुपये का हुआ 20 खरीद रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास इनकम कांस्टेंट है। तो जब 1 रुपये का था हम ज़्यादा खरीद रहे थे, 5 रुपये का हुआ हम कम खरीद रहे हैं क्योंकि पैसे ही नहीं है। और यहाँ हम एक इंसान की बात कर रहे हैं। एक इंसान जब 1 रुपये का चॉकलेट था तो 100 खरीद रहा था, 2 रुपये का चॉकलेट हुआ तो 80 खरीद रहा है, 3 रुपये का चॉकलेट हुआ तो 60 खरीद रहा है, 4 रुपये का चॉकलेट हुआ तो 40, 5 रुपये का चॉकलेट हुआ तो 20। एग्ज़ाम में तुम लोग कुछ भी क्वांटिटी ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ 100 लिया हूँ ना, तुम इसको 50 ले लेना। अगला वाला मैं 80 लिया हूँ, तुम 40 ले लेना। बस कम करते हुए चलना। एक तरफ प्राइस को बढ़ाते रहना और एक तरफ क्वांटिटी को कम करते रहना। ऐसा एरो करके लिख लो यहाँ प्राइस के सामने, प्राइस बढ़ते रहना है। और क्वांटिटी के सामने एरो करके लिखो क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम होते रहना है। क्योंकि हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड तो यही बोलता है प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा उसका जो क्वांटिटी है वो इंसान कम कर देगा खरीदना। एग्ज़ाम में तुम लोग कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ 1 2 3 लिया हूँ, तुम लोग 10 20 ले सकते हो या 20 40 60 80 कुछ भी ले सकते हो। बस एक तरफ बढ़ना है, दूसरे तरफ कम होना है। बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि क्वांटिटी समय के साथ प्राइस बढ़ते रहता है और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा हमारा क्वांटिटी कम हो जाएगा। बाजू में मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाओ। अच्छा, मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम लोग एक लोग का बात करते हैं या आसपास रहने वाले सारे लोग का? सारे लोग का। एक लोग का बात नहीं करते। इंडिविजुअल में एक का बात होता है। तो यहाँ मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या करेंगे? एक प्राइस बनाएंगे, फिर एक मिस्टर ए प्लस मिस्टर बी प्लस मिस्टर सी। हम मान रहे हैं मार्केट में 3 व्यक्ति है, क्योंकि और ज़्यादा मानेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा चार्ट पेपर में बनाना पड़ेगा। तो इससे बेटर है मान के चलो मार्केट में 3 लोग हैं। प्राइस लिख लो 1 2 3 4 5। पहले 1 रुपये था, फिर उसका प्राइस बढ़ गया 2 रुपये, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसा करके प्राइस बढ़ गया। मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम मार्केट डिमांड में पढ़े ही थे, जब एक जगह में रहने वाले सबका डिमांड हम प्लस करते हैं तो उसको मार्केट डिमांड बोलते हैं। तो मान लो ए पहले 100 चॉकलेट खरीदता था, अब प्राइस बढ़ गया तो वो 80 खरीद रहा है, फिर और प्राइस बढ़ गया तो 60 खरीद रहा है, फिर और बढ़ गया तो 40 और लास्ट में 30। ऐसे ही बी पहले 50 चॉकलेट खरीदता था, फिर 40, फिर 30। इसको बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। एग्ज़ाम में तुम लोग अपने हिसाब से कुछ भी डाटा डाल सकते हो, बस उनका क्वांटिटी कम करते हुए दिखा देना। फिर 20 और फिर 10। ऐसा कम क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसके पास इनकम कांस्टेंट है और वस्तु का जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है। वैसे ही एक सी नाम का कस्टमर है, पहले 40 खरीदा जब 1 रुपये चल रहा था। जैसे ही 2 रुपये हुआ वो बोला अब बस मैं 30 ही खरीद पाऊँगा। जैसे ही 3 रुपये हुआ वो बोला कि अब मैं 20 खरीद सकता हूँ, इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर जैसे ही 4 रुपये हुआ वो बस 10 खरीद पा रहा है, और जैसे ही 5 रुपये हुआ वो बोला अब मैं नहीं खरीद पाऊँगा, ये मेरे अफोर्डेबिलिटी के बाहर है, तो 0। अब लास्ट वाला है क्वांटिटी। बताओ ये क्वांटिटी कैसे आया होगा? सबको प्लस। ए से पूछे तेरे को कितना, तू कितना खरीद रहा है? ये बोला 100। बी से पूछे तू कितना खरीदेगा? वो बोला 50। सी बोला 40। तीनों को प्लस करे तो हमें मिल गया मार्केट डिमांड। इसी को बोलते हैं मार्केट डिमांड। सबसे पूछेंगे कितना कितना क्वांटिटी खरीद रहे हो और सबको कर देंगे प्लस, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तुम लोग को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पता है क्या? इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? और इसको क्या बोलेंगे? पहला वाला बताओ, पहला वाला क्या लगता है? ये हॉरिजॉन्टल बोला जाएगा या वर्टिकल बोला जाएगा? वर्टिकल। वर्टिकल। कोई हॉरिजॉन्टल वाला? ऐसा हमारा फ़ोन हम ऐसे चलाते हैं ना, ऐसे,
तो ये जो व्यू है, ये जो डिस्प्ले है, ये क्या है, वर्टिकल डिस्प्ले बोलेंगे या हॉरिजॉन्टल? सबका वर्टिकल। और दूसरा वाला ऐसा अगर कर देते हैं स्क्रीन को, ऑटो रोटेट में ऐसा चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। ये याद रखना है, इकोनॉमिक्स में बहुत जगह आएगा। कभी कभार हॉरिजॉन्टल आ जाता है, कभी कभार वर्टिकल आ जाता है। तो अभी मैं पूछ रहा हूँ, ये जो प्लस कर रहे हो तुम लोग, इसको मैं कलर से दिखा देता हूँ। ये जो प्लस किए हो, ये कैसे किए हो, वर्टिकली प्लस किए हो या हॉरिजॉन्टली प्लस किए हो? हॉरिजॉन्टली। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है, एरो करके लिखो, हॉरिजॉन्टल समीशन, ये जो हम लोग प्लस किए हैं ना, इसी का दूसरा नाम है हॉरिजॉन्टल समेशन। समेशन मतलब प्लस, प्लस को सम करना भी बोलते हैं, SUM वाला। तो हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब हम इंडिविजुअल आदमी से पूछे तेरे को कितना डिमांड कर रहा है, तू कितना डिमांड कर रहा है, तू कितना डिमांड कर रहा है, और सबको हॉरिजॉन्टली प्लस कर दिए, बस इसीलिए इसका दूसरा नाम है हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। वर्टिकल ऐसे सीधा को प्लस करते तो उसको वर्टिकल बोलते हैं, ऐसे प्लस कर रहे हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। ऐसे क्वेश्चन मार्क लिख लो, ऐसा इस पर क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आएगा कि दूसरा नाम बताओ मार्केट डिमांड शेड्यूल का, मार्केट डिमांड शेड्यूल का दूसरा नाम क्या है? तो यही नाम है हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में कितना होता है, एक आदमी का या बहुत सारे का? एक आदमी का। यहाँ पे हम क्या किए, ऐसे बहुत सारे आदमी से पूछे, पहले ए से पूछे, फिर बी से पूछे, फिर सी से पूछे, और बाद में सबको सम कर दिए। तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। पहले हम इंडिविजुअल आदमी से पूछे तू कितना खरीदता है, कितना खरीदता है, कितना खरीदता है, फिर बी से पूछे कितना खरीदता है, कितना खरीदता है, ऐसे ही सी से पूछे, फिर इनको हॉरिजॉन्टल सम कर दिए। तो इसीलिए इनका नाम है हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इस पर क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि मार्केट डिमांड शेड्यूल का दूसरा नाम बताओ, तो यह है हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्या लॉजिक क्लियर है क्यों इसको ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि पहले हम इंडिविजुअल आदमी से पूछे, ए से पूछे तू कितना खरीदता है, फिर बी से पूछे, फिर सी से पूछे, और फिर इनको हॉरिजॉन्टल सम अप कर दिए। तो इसीलिए इसको नाम दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो गया 7th वाला। अब 8th हेडिंग पे आते हैं। एट्थ बचा है, 9th बचा है, और 11th और 12th। 8th हेडिंग डालो, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व डिमांड कर्व में एक और मेरे को मज़ेदार बात बताना है, तुम लोग को आइडिया तो हो गई। कर्व का क्या मतलब होता है? मैं 2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तुम लोग बताना कि इसमें से कर्व क्या है। बताओ, ऑप्शन ए को कर्व बोलेंगे या ऑप्शन बी को कर्व बोलेंगे? ए को कर्व बोलेंगे। सब लोग का यही है मानना? हमारे इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है, स्ट्रेट लाइन होता है ना, उसको भी कर्व बोलते हैं। तो अब तक जो तुम लोग पढ़े वो मैथ्स में था कि वो ऐसा जा रहा है, मुड़ रहा है, तो उसको कर्व है। हमारे में तो ऐसे ही होता है कि अगर ये है तो इसको भी हम कर्व बोलते हैं, और इसके साथ भी कोई भेदभाव नहीं करते, इसको भी सामान्य मान के इसको भी कर्व बोल देते हैं। अगर ऐसा डायग्राम दिख रहा है तो इसको भी कर्व बोलेंगे, ऐसा डायग्राम दिख रहा है तो इसको भी कर्व बोलेंगे। तो हम कहीं पार्शियलिटी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते इकोनॉमिक्स में। कर्व दिख रहा है तो भी कर्व बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो भी कर्व बोलते हैं, ऐसा चलता है। और अपने में ऐसे ही है, मानना ही पड़ेगा। तो डिमांड कर्व का 2 ऐसे ब्रांच बना लो, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। इससे पहले शेड्यूल पढ़े थे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे लिखोगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, और इंडिविजुअल डिमांड कर्व जहाँ लिखे हो उसके नीचे डायग्राम बनाओ, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व, एक मार्केट डिमांड कर्व। तो जहाँ इंडिविजुअल लिखे हो उसके नीचे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्स या वाई? इसको क्या बोलेंगे, एक्स या वाई? पक्का? हाँ ना, इसको वाई एक्सिस ही बोलेंगे। और दूसरे लिए वो क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और हमेशा याद रखना जो वाई एक्सिस होगा इसी में हम प्राइस को प्लॉट करेंगे। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी बता दूँ।
अभी इससे पहले हम लोग इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाए थे। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या क्या लिखे थे, एक प्राइस लिखे थे और दूसरा क्या लिखे थे, क्वांटिटी। तो एक को हम x मान रहे हैं और एक को हम y मान रहे हैं। तो प्राइस जो होगा ना y एक्सिस में लिखोगे हमेशा, चाहे ये चैप्टर का हो चाहे कोई और चैप्टर का हो, प्राइस को हमेशा हम लोग y एक्सिस में लिखेंगे। x एक्सिस में आएगा क्वांटिटी डिमांड, x एक्सिस में क्वांटिटी डिमांड, y एक्सिस में प्राइस। अगर इसको तुम लोग उल्टा कर दिए, मतलब नीचे प्राइस लिखे ऊपर क्वांटिटी, जो कर्व है वो गलत बन जाएगा, तो याद रखना है। अच्छा, जो अपना तुम लोग शेड्यूल बनाए हो, शेड्यूल में देखो प्राइस किससे चालू हुआ है, प्राइस देखो शेड्यूल जो बनाए हो इससे पहले प्राइस चालू किससे किए थे, 1, और कहाँ तक ले गए थे, 5 तक। तो यहाँ बना लो 1 2, गैप बस सेम रख लेना, 3 4 और 5। क्वांटिटी डिमांड स्टार्ट किससे किए हैं, क्वांटिटी डिमांड हाईएस्ट क्या था 100 और लोएस्ट क्या था, लोएस्ट हम लोग गिनती उनती भूल जाते हो, 20 ना, 20। तो 20 का गैप ले लो, 20 40 60 80 और 100। बस अभी हम लोग प्लॉट किए हैं, y एक्सिस में प्राइस और x एक्सिस में क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, अब एक एक प्लॉट करेंगे। सबसे पहला वाला था जब प्राइस 1 रुपये था तो क्वांटिटी कितना था, 100। तो 1 रुपये जब प्राइस था तो क्वांटिटी 100 था। 1 रुपये जब प्राइस था, इसको मैं ऐसे डैश डैश करके दिखा दे रहा हूँ, 1 रुपये जब प्राइस था तो क्वांटिटी 100 था। ये हो गया पहला पॉइंट। फिर जब 2 रुपये प्राइस हुआ, अब कितना क्वांटिटी है, देखो देखो शेड्यूल में, जैसे ही 2 रुपये हुआ तो अब कितना क्वांटिटी है, 80। तो ये हो गया 80, ये दूसरा पॉइंट। फिर 3 रुपये प्राइस हुआ तो क्वांटिटी कितना हो गया, 60। ये हो गया तीसरा। 4 रुपीज़ प्राइस में कितना हो गया, 40। और जैसे ही 5 रुपये हुआ तो 20। अब ये जो पॉइंट्स मन बनाए हो सबको ऐड, मतलब जोड़ दो एक साथ। एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में टच मत करना, ये टच नहीं होगा, ना तो वाई एक्सिस में कहीं टच होगा ना तो एक्स एक्सिस में कहीं टच होगा। बस यही जो ग्रीन वाला लाइन है ना, इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। और ये किसका डिमांड कर्व है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व या मार्केट डिमांड कर्व, इंडिविजुअल। एक अकेले आदमी का हम लोग इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना रहे हैं। ये जो लाइन है ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है या नीचे आता हुआ दिख रहा है, नीचे आता हुआ। ऊपर जाता रहता है तो ऐसे होता है, तो इसको एक और नाम बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये सब एमसीक्यू में आ सकता है, क्या आता ही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और कोई रीज़न पूछे डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, तो इसका रीज़न है इन्वर्स रिलेशन, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। इन्वर्स रिलेशन, क्या बढ़ रहा था, प्राइस बढ़ रहा था, क्या कम हो रहा था, क्वांटिटी कम हो रहा था। तो जब भी एक बढ़ता है एक कम होता है तो उसका एंड रिजल्ट होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। और अगर दोनों ही बढ़ेगा तो अपवर्ड स्लोपिंग। और इसको एक और नाम देते हैं नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप क्यों, क्योंकि नीचे आ रहा है, ऊपर जाता रहता तो उसको पॉजिटिव स्लोप बोल देते हैं। तो ये सब में से कोई सा भी एमसीक्यू में पॉइंट उठ के आ सकता है, एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग और एक नेगेटिव स्लोप। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स मतलब एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, और जब भी एक बढ़ता है और एक कम होता है उसका एंड रिजल्ट ऐसे ही डाउनवर्ड ही जाएगा हमेशा। क्या ये वाला आया सबको समझ में? पहले हम लोग प्लॉट कर दिए, वाई एक्सिस में हमेशा क्या प्लॉट करेंगे, प्राइस। कभी भी यहाँ तुम लोग क्वांटिटी डिमांड प्लॉट मत कर देना, गलत बन जाएगा कर्व, ये ऐसा वाला बन जाएगा ऐसा करके, और ऐसा वाला हम लोग को नहीं बनाना है, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए हमेशा वाई एक्सिस में प्राइस आएगा और क्वांटिटी डिमांड एक्स एक्सिस में आएगा।
इसी को डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है, और इसी को नेगेटिव स्लोप बोलते हैं। अगर एग्जाम में आ गया रीज़न क्यों है नेगेटिव स्लोप है या क्यों डाउनवर्ड स्लोप है, तो इन्वर्स रिलेशन, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी कम हो रहा है। इसी को तुम घर में जाके रिवर्स करके देख लेना, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा कर लेना, और यहाँ पे 10 20 30 40 50 ऐसा कर लेना, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, क्योंकि ये भी बढ़ रहा है और साथ में ये भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है। लेकिन जहाँ एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, तो वहाँ पे ऐसे नीचे गिरता हुआ कर्व बनता है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल बन गया। मार्केट वाले में जगह है ना, जगह है ना? हाँ, तो ये जगह रहना ही है, ये अभी नहीं, जब चैप्टर 6 पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, मतलब आज से 2-3 महीने बाद का है ये सिलेबस, तो वहाँ जाके समझ आएगा। अभी ये E = 1, E > 1, फ्लैटर शार्पर वाला भी समझ नहीं आएगा। अच्छा, ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, इसको तुम लोग करके बता सकते हो क्या कितना आएगा? ट्राई करके देखो, ट्राई क्या, तुम लोग नोट ही कर लो इसको, एग्जाम्पल करके लिखो। इससे एक ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है मिसिंग वैल्यू वाला। प्राइस दिया है 14 12 10 8 6, 14 12 10 8 6, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। एक ए है, एक बी है और एक सी है, और लास्ट में है मार्केट डिमांड। एक से 2 मार्क का क्वेश्चन ये आ सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्राइस दिया है 14 12 10 8 6, ए का डिमांड दिया है 12 16 24 34 48, बी का डिमांड नहीं दिया है तो उसको डैश 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 लिख दो, पूरा ब्लैंक है। सी का डिमांड 22 32 44 60 और 84, 22 32 44 60 और 84, और लास्ट में आ गया मार्केट डिमांड। ये मार्केट डिमांड कैसे आया होगा? ये जो 52 है ये आया कैसे होगा? बोलो बोलो, सबको प्लस कर दिए होंगे। अब अगर मैं 52 में से ये दोनों माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा ना, क्योंकि तीनों को प्लस करके तो 52 आया होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये 52 कैसे आया होगा? ए प्लस बी प्लस सी। अब ये 52 में ए और सी को माइनस कर दो तो तुम्हें बी का वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे ही सब में करना है, जल्दी जल्दी करो इसको, बस माइनस का गेम है। ये जो दिया है ये सबका टोटल है, ए प्लस बी प्लस सी, तो एक एक में माइनस कर दो। पहले 52 में 22 और 12 माइनस करो, ये मिल जाएगा। ऐसे ही अगले वाले में ये 2 का माइनस करो, बी मिल जाएगा। बस जल्दीबाजी में माइनस गलत हो जाता है तो ध्यान दे देना। एकदम चिल्लर टाइप का क्वेश्चन है, और ये आया तो 2-3 मार्क का भी आ सकता है। ये जो 52 आया है ये ए बी और सी को मिलाकर आया है, तो अगर मैं 52 में से ए और सी का हटा दूँ तो मेरे को बी का वैल्यू पता चल जाएगा। वैसे ही अगर 72 में मैं ए और सी का हटा दूँ 16 और 32, तो मेरे को बी का पता चल जाएगा। बताओ पहले वाले का कितना आ रहा है, करके बताओ। हाँ बताओ, पहला वाले का आया किसी का? 18 आ गया ना, आया स्नेहा का 18। कैसे आया 18? ये 52 में से माइनस करेंगे 12 और माइनस करेंगे 22, फिर दूसरा वाला 72 माइनस 32 माइनस 16 कितना आ रहा है? 24, ये हो गया 24। फिर अगला वाला 102, उसमें माइनस करेंगे 44 माइनस करेंगे 24, कितना आएगा? बोलो बोलो, 34, ये हो जाएगा 34। अगला करो ट्राई, 142 है, उसमें ए का हटाएंगे 34, बी का हटाएंगे 60। पहले ए और सी को प्लस कर दो, डायरेक्ट माइनस कर दो 142 में, कितना आएगा? 48, करेक्ट, ये हो गया 48। अब लास्ट वाला 198 में माइनस करेंगे 84 माइनस करेंगे 48, कितना आएगा? 66। बस इतना ही सा क्वेश्चन है ये।
ब्रेक लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पे आएंगे।